हाँ जी, नमस्कार सभी को। क्लास की शुरुआत करें उससे पहले बताइएगा कि आवाज सही आ रही है क्या आपके पास में। नमस्ते। नमस्कार सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए जी, आज आते हैं अपने स्टैटिक्स के छठे दिन पे। अब तक अपनों ने जो आंकड़ों का प्रस्तुत करने के जो बंटन यानी टेबल होते हैं उनके बारे में बात की, चार्ट के बारे में बात की, कुछ सामान्य शब्दावली को लेते हुए बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी अपने ने। पिछली क्लास के अंदर यानी 5th नंबर पे मीन मोड मीडियन यानी माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में अपनों ने बातचीत करना शुरू कर चुके थे। उस पे सामान्य बनने वाले जो सामान्य प्रॉपर्टी पे बनने वाले क्वेश्चन थे उनको अपनों ने कंप्लीट किया। आज हम शुरुआत करेंगे कि किसी भी टाइप का अगर प्रश्न हमारे सामने रख दिया जाता है तो उसमें कैसे हम माध्य, कैसे माध्यिका और कैसे बहुलक ज्ञात करेंगे, तो इस पे बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा समझने के बाद में आते हैं प्रश्नों की प्रैक्टिस पे। पहले ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। गुड इवनिंग जी सभी को। सबसे पहले बताइएगा मुझे कि मैंने जो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है वो किस प्रकार का है। एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने 5 आंकड़े आपको प्रस्तुत किए। प्राथमिक या द्वितीय को छोड़ सकते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर क्लासिफाइड डाटा है या अनक्लासिफाइड डाटा है इसके बारे में बात हो रही है, यानी वर्गीकृत है या अवर्गीकृत है। तो आपने 5 जो आंकड़े दिए वो बड़े बिखरे हुए रूप में थे, किसी एक आंकड़े का किसी दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं था। ये एक अवर्गीकृत आंकड़ा है। बिल्कुल देखो, असतत यहां पर नहीं आता। जब आपका वो बंटन आता है, टेबल आता है, स्टैटिक्स में इतना खतरनाक मत बनाइए, जितना पहले बना हुआ है उतना चलने दीजिए, नए नियम मत बनाइए। बहुत बड़ी गणित है पहले से। तो ये सतत असतत बाद में जाके होता है जब वर्ग की बात आती है ना। तो यहां पर अवर्गीकृत बिखरे हुए रूप में। अब यहां से हम बात करते हैं सामान्य क्या पूछ सकता है। यहां से आपसे समांतर माध्य, रनिंग में इसे माध्य बोल देते हैं, या इसको औसत शब्द से भी लिखा जा सकता है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ प्रश्नों के अंदर माध्य या माध्यिका ना बोल के औसत बोल दिया जाता है, लेकिन मतलब तो एक ही है, क्योंकि औसत ही तो होता है आंकड़ों का जो माध्य होता है। यह अपने पास में मीन की बात हो रही है। अब जब ये प्राप्त करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आप लिखते हैं प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। मतलब जितने नंबर दिए उनका टोटल करो और जितने नंबर है उनका भाग दे दीजिए। केवल इतनी सी बात। ये जब हम औसत पढ़ रहे थे तो हम कहते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पिछले 5 दिन से ये चल रहा था तो करके कंफ्यूज, तो वो कुछ अलग बात अपने पास में। लेकिन अपने पिछले क्लासेस को जरूर देखिएगा। अगर पिछली क्लासेस आपने मिस कर रखी है तो ये क्लास वैसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काफी कुछ चीजें छूट गई। आज अपना जो है वो मेन मोड मीडियन को लेते हुए वो शुरुआती पॉइंट है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। पिछली क्लासेस को आप कवर करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा अपने को। लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हैं तब भी कर पाएंगे, इतना नुकसान नहीं होगा यहां से आगे। लेकिन पिछला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो हमें जोड़ करना है। तो जोड़ आपके खतरनाक है, चेक करो। 8 8 16, 16 4 20, 20 6 26 और 2 28। तो हमारा जो जोड़ प्राप्त हुआ है वो हमें प्राप्त हुआ है 28। अब क्योंकि हमारे पास में जो राशियां हैं वो 5 है, इसलिए हमें 5 का भाग देना है। और 28 में 5 का भाग दिया तो मान प्राप्त हुआ कितना, 5.6 प्राप्त हुआ। ये हमें प्राप्त हुआ किसका मान, माध्यिका का, सॉरी समांतर माध्य का, जिसको हम माध्य या औसत बोलते हैं। इसी क्रम में आइए दूसरे भाग में। ये हमारा पहला प्रश्न है। आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जिसको हम माध्यिका, रनिंग में माध्यक बोल देते हैं, मीडियन की बात हो रही है। कैसे प्राप्त करते हैं उसके लिए आप कहते हैं कि प्रेक्षणों का यानी आंकड़ों की बात हो रही है। प्रेक्षणों का एक क्रम जमाते हैं। एक क्रम मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही या अवरोही क्रम जमाना है। और ये क्रम जमाते समय ध्यान रखना है कि जो आंकड़ा जितनी बार आया है उसे आप उतनी ही बार लिखेंगे। अगर कोई संख्या 3 बार आई है तो आप 3 बार लिखेंगे, 5 बार आई है तो उसे
5 बार लिखेंगे। आंकड़ों का आरोही या अवरोही क्रम लगाने के बाद मध्यमान ही माध्यिका होता है। बिल्कुल जो बीच का पॉइंट होता है वो मान होता है किसका जी, माध्यिका। लेकिन यदि कभी कभार ऐसे जैसे आंकड़े 6 हो, आंकड़े 8 हो, 10 हो, 12 यानी सम स्थान तक जब आंकड़े दे दिए जाते हैं तब आपको सीधा सीधा बीच का पॉइंट नहीं मिलता। उस केस के अंदर हमें क्या करना होता है, तो दूसरा केस बनता है क्या, उस केस के अंदर हम करेंगे मध्य दो आंकड़ों का औसत, मध्य दो आंकड़ों का औसत ही क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है, आंकड़ों का औसत। अब आप समझ नहीं पाए मेरी बात को, तो अगर मान लीजिए इसके आगे एक नंबर और लगा देते हैं 10। अब जब 10 लगा दिया तो क्रम तो आपका बन गया कि आरोही क्रम बना हुआ है, छोटे से बड़े के क्रम में चले, असेंडिंग ऑर्डर आपका चल रहा है। अब आपने माध्यिका प्राप्त करते समय ये कहा कि पहले एक क्रम जमाइए, क्रम जमाने के बाद मिड पॉइंट उठाना है, बिल्कुल बीच का पॉइंट उठाना है। पर क्योंकि आपने अगर 5 आंकड़े होते तो बीच का मान मिल जाता, लेकिन जब आंकड़े 6, 8, 10 हो तो देखो 3 लेफ्ट में 3 राइट में, बीच में कुछ नहीं बचा। उस केस के अंदर आपने कहा कि मध्य मिड के जो 2 पॉइंट बचते हैं, 2 आंकड़े बचते हैं, उनका जोड़ करके 2 का भाग दे देना है। ये बात आपने यहां पर कही है। तो इस केस में देखिएगा 10 को मैं वापस हटाता हूं। आपका जो क्वेश्चन बना है इसमें आंकड़े पहले से आरोही क्रम में दे रखे हैं, और पहले से आरोही क्रम में दे रखे हैं तो एक बार और लिख देते हैं। ये हुआ 2, ये हुआ 4, ये हुआ 6, और ये 6 और ये 8। हमने अभी कहा कि जो आंकड़ा जितनी बार आता है उसे रिपीट करना होगा। अगर कोई संख्या 3 बार है तो आप उसे 3 बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार लिख के उसे खत्म कर देंगे। और ऐसा करने के बाद में जो आपका मिड पॉइंट होता है वही माध्यिका का मान, माध्यिका को आप एन से लिखते हैं, एम से सॉरी, तो मान प्राप्त हुआ कितना, 6। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, उस केस के अंदर 7 होगा क्योंकि 6 और 8 का जोड़ करके 2 का भाग देंगे अगर 10 यहां लगा है तो। आइए अपने तीसरे और अंतिम पॉइंट पे। तीसरा आता है अपने पास में बहुलक। बहुलक अपने मोड की बात करें, क्या कहते हैं आप अपने बहुलक के लिए, क्या कहते हैं, अधिकतम, अधिकतम है आवर्ती वाला मान बहुलक कहलाता है। अधिकतम आवर्ती वाला मान बहुलक कहलाता है। मतलब क्या, आप ये आवर्ती मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि जो संख्या जितनी बार आता है, या सॉरी जो संख्या मैक्सिमम बार आती है वो आपका क्या मान कहलाता है, बहुलक बार। इससे नहीं फर्क पड़ता कि वो शुरू में है कि लास्ट में है कि मिड में है, कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी आई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ की सबसे ज्यादा बार संख्या जो आई है वो 8 है, इसलिए आपका जो बहुलक का मान है वो कितना है, 8। बहुलक को किससे लिखते हैं, जेड से, और समांतर माध्य को आप किससे लिखते हैं, वो एक्स बार से लिखते हैं, माध्यिका को एम से और बहुलक को जेड से। चलिए एक और छोटा सा पॉइंट है वो भी कर लेते हैं, जरूरत पड़ सकती है इसकी भी आगे, आप जानते हैं फिर भी लिख देते हैं अच्छे से। परिसर या प्रास, जिसको आप रेंज बोलते हैं, परिसर या प्रास यानी रेंज की बात करें तो कैसे, तो उसके इसके अंदर आपको क्या करना होता है, अधिकतम यानी उच्च मान कह सकते हैं आप, उच्च मान माइनस निम्न मान, यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दीजिए। और आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन है, यहां पर 8 है, 8 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2, तो 8 में से 2 घटा दिया तो मान कितना प्राप्त हो गया, 6। यही आपका किसका मान है, परिसर प्रास या रेंज का मान है। तो ये है आपके पास में अब तक के 4 प्रश्न जो मैंने आपको करवाए। माध्य कैसे बताते हैं, तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। माध्यिका कैसे बताते हैं, क्रम जमाते, मिड पॉइंट को उठा लेते, क्रम भली आरोही जमाए भली अवरोही फर्क नहीं पड़ता, मिड पॉइंट बीच का पॉइंट उठाएंगे तो माध्यिका। बहुलक के लिए आपको मैक्सिमम बार जो नंबर आए वही आपकी बहुलक मान कहलाता है, और परिसर के लिए सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को घटाना होता है। तो यहां तक की बात क्लियर है, तो अपनी शुरुआत करेंगे आज के इनसे संबंधित प्रश्नों की।
अलग अलग तरह के कुछ प्रश्न आएंगे, उन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और आज के यदि इतने प्रश्न कर जाते हैं तो अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सभी तरह के प्रश्न माध्य माध्यिका बहुलक से जितने तरह के पूछे जा सकते हैं, तब जब आपके बिखरे हुए अवर्गीकृत रूप के आंकड़े हो, अनक्लासिफाइड डाटा हो, तब के बने जितने भी प्रश्न हैं वो सारे हम आज के दिन में करने वाले हैं। ये तब जब कल की बात करें हो, आप अभी नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी हम अनक्लासिफाइड, आप जब बात करें वो क्लासिफाइड डाटा के अंदर आना शुरू हो जाएगा, तो वो आगे की बात है। फिलहाल अभी वहीं पे रुकिए। हाँ भाई, आप जितने भी आज के प्रश्न होंगे वो इस प्रकार से होंगे। इसमें क्या अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, हम केवल उस पर बात करेंगे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है। 4 छात्रों के गणित के प्राप्तांक 53, 75, 42 और 17 है। उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या है? 4 आंकड़े दे रखे हैं आपको और आपसे समांतर माध्य पूछा गया है। आपको केवल अच्छे से जानते हैं कि बिखरे हुए रूप में जब क्वेश्चन आ जाता है तो हमें उनका जोड़ करना है। तो आपको अच्छे से करना चाहिए 53 प्लस 75 प्लस 42 प्लस 70, और भाग कितने का देना है, क्योंकि संख्या 4 है इसलिए 4 का भाग देना है। आपका आंसर बिल्कुल सही प्राप्त होता है। 2 केस के अंदर अगर आपका जोड़ सही है और भाग सही है, क्योंकि अलग से इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि जिसे आप समझ ना पाए और कर ना पाए। तो एक बार जोड़ चेक कर लेते हैं अपने पास में। 5 3 8 2 10, 0 आ गया अपने पास में। 8 4 12, 12 12 24, 240 में 4 का भाग दिया, मान प्राप्त हुआ 60। चेक करना जी आंसर सही आ रहा है कि अपना ऑप्शन नंबर सी आया मेरे पास में। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। सभी राशियों का जोड़ करके जितना अच्छे से जोड़ कर पाएंगे, जितने अच्छे से आप भाग कर पाएंगे, समांतर माध्य उतना अच्छा प्राप्त करेंगे। आंकड़े थोड़े से बड़े हो सकते हैं, आंकड़े भिन्न में हो सकते हैं, आंकड़े दशमलव में हो सकते हैं, आंकड़े एक्स फॉर्मेट में यानी चर राशियों में हो सकते हैं। जैसे जैसे आंकड़े बदलते जाएंगे आपका क्वेश्चन बदलता चलता है। ये पहला क्वेश्चन जो कि बड़ा आसान सा था। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आपको अगर आंकड़े दे दिए, समांतर माध्य पूछ ले तो ठीक बात है, लेकिन यदि आपके आंकड़ों में से कोई एक संख्या गायब कर दे, उस केस में क्या होगा? आपकी कोई एक संख्या उन आंकड़ों में से हटा दी जाती है, एक वैल्यू वहां से हटा दी जाती है, उसके बदले में अपने को मीन का मान यानी समांतर माध्य दे दिया जाता है। वो अज्ञात या हटाई गई राशि का मान अगर अपने से पूछ ले तो आपको एक आदत बना लेना चाहिए। रटने वाला कुछ ऐसा विशेष नहीं है। जैसे मैं लिख रहा हूं, समांतर माध्य प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहते हो कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। छोटे से कम शब्दों में लिखें आप, ये हो गया, ठीक बात है। लेकिन जब राशियों की संख्या विधरा के गुणा करेगा तो क्या कहेगा कि समांतर माध्य के साथ अगर जितनी संख्याएं उनका अगर गुणा कर दें तो हमें उनका क्या प्राप्त हो जाता है? योग प्राप्त हो जाता है। बस अगर आपकी कोई एक संख्या गायब हो, तो आप इस तरीके से काम करें, आपका आंसर प्राप्त होगा अपने पास में। जैसे अभी आंसर देख पा रहा हूं मैं 12 20, 2 अलग अलग वेरायटी, अच्छी बात है। चेक करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैंने कहा कि आपका x बार समांतर माध्य उपलब्ध है कि आप देखेंगे कि ये 15 दे रखा है अपने को, समांतर माध्य 15 है। कितनी संख्याएं आप गिन सकते तो गिने, संख्या 1 2 3 4 5 और 6, p को भी गिनना है, ये ध्यान रखना है। तो अपने पास में कुल 6 संख्या। अब इनका क्या करना है? जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए देखो कौन सी संख्या है, 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 13 प्लस p प्लस 17, ये काम करना है। तब जब आपके दी गई संख्याओं में से कोई एक राशि गायब हो उस केस में। तो अब इसे हल करते हैं। अपने हल करेंगे तो देखो 15 6 के 90 हो गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखो 23 हुआ, 23 60 हुआ, 60 10 70 हुआ, 70 प्लस p हुआ, 70 के प्लस इधर गया तो माइनस किया, 90 में से 70 घटा दिया, p की वैल्यू प्राप्त हुई। p का मान प्राप्त हुआ कितना? 20। यही आपसे पूछा गया था कि वह ज्ञात राशि कितनी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी प्राप्त। जो 20 बोल रहे थे वो सही जा रहे थे, जिनका आंसर 12 आ रहा था या कुछ अलग बोल रहे थे तो गलत थे। ये हमारा दूसरा प्रश्न। अब तक के 2 प्रश्नों में आपके या तो साफ साफ आंकड़े देके समांतर माध्य पूछेगा, या आपकी किसी राशि को एक गायब कर देगा लेकिन उसके बदले में आपको समांतर माध्य उपलब्ध करवाएगा। उस केस के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप समांतर माध्य का जब संख्याओं के साथ गुणा करते हैं तो वो सामने जो राइट साइड में आता है वो उनका जोड़ के बराबर में मान प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन नंबर 83। चलिए इसी क्रम में अपने पास में कभी कभार इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाता है एक्स फॉर्मेट में, यानी इतना खतरनाक काम थोड़ी ना किया मैंने, जो समझने वाली बात नहीं थी। क्या नहीं किया मैंने? एक्स बार बार समांतर माध्य 15 दे रखा है, संख्या कुल मिलाकर 6 दे रखी है, 15 6 के 90 हुआ,
उनका जो जोड़ होना चाहिए वो 90 होना चाहिए, जबकि आपका जोड़ तो 70 प्लस पी आ रहा है। तो इसका मतलब उस पी की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो 70 इधर प्लस इधर आके माइनस किया तो 20 प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी लंबी तो मैंने कोई बात बताई नहीं कि जो आपको यूं लगे कि समझ में नहीं आए। आप अपने पिछले क्लासेस मिस कर चुके हैं, उनको चेक कीजिएगा पहले। I87 87 में आप क्या करें, x+3 x-2 x+5 x+7 और x+72 का माध्य क्या होगा। आपको दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य आपसे पूछा गया। सबसे पहले आपके पास कितनी राशियां वो चेक करो, तो आप देखेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5, 5 संख्याएं दे रखी है। और माध्य बताने के लिए आपको जितनी संख्याएं होती है उतने का भाग देना होता है तथा सभी संख्याओं का जोड़ करना होता है। ये x प्लस और माइनस में होता तो एक ही संख्या होती है, इसे 2 मत पढ़ लेना गलती से। तो हमारी पहली संख्या है x+3, दूसरी संख्या है x-2, तीसरी संख्या है x+5 और चौथी संख्या है x+7 और लास्ट संख्या है x+72। ये हमारी 500 संख्याएं हमें प्राप्त होगी। अब हमें इनका जोड़ करना है और भाग देने किसका, 5 का। क्यों? क्योंकि संख्या 5 है। आप जा रहे हैं x+17 के साथ में, चेक करते हैं सही है गलत। तो सबसे पहले x कितने आ गए, 1 2 3 4 और 5, 5 बार तो x आ गया। बाकी का जोड़ करते हैं अपने पास में, 7 5 12, 3 15, 15 में से -2 कर दिया तो मान प्राप्त हो गया अपने पास में कितना, 13। 13 को जब 72 में जोड़ा तो मान प्राप्त हो गया कितना, 85 और नीचे आ गया 5, 5x + 85। x वाली संख्या अलग से जोड़ दीजिए। चर राशि यानी अचर राशि यानी गिनती के नंबर है, आप उनका अलग से जोड़ कर दीजिए। जोड़ करने के बाद में x 5 बार आया है तो 5x लिखा, गिनती का नंबर आपका 85 है, जोड़ लिखा। अब ऊपर देखिए कॉमन क्या है, ऊपर कॉमन है 5, बचा क्या, x + 17 और नीचे क्या प्राप्त हुआ अपने पास में 5, तो 5 से 5 कट गया तो बचा क्या अपने पास में x + 17। और यही आपसे पूछा था कि इसका समांतर माध्य क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमें प्राप्त हुआ। बताएं कोई कंफ्यूजन है तो इसमें भी। कोई ज्यादा बड़ी विशेष बात नहीं, बस एक्स वाई देख के भाग मत जाना। कोई इतना बड़ा विशेष प्रश्न नहीं होता जब खासतौर से शुरुआती अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड डाटा के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो आपके पास संख्या है, पहली x, दूसरी x+2, x+4, x+6 और x+8 का माध्य 11 है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से बताया कि अगर आपकी कोई संख्या दी गई होती है, अगर आपकी कोई संख्या दी जाती है और उन संख्याओं के अंदर अगर आपका कोई एक राशि गायब करेगा तो बदले में समांतर माध्य उपलब्ध करवाएगा। ये बात अभी अपनी से हुई थी। तो इस केस में देखिएगा वही चीज हो रही है, आपको समांतर माध्य दे रखा है कितना, 11। और आपने पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि जब समांतर माध्य दे दे तो उसका गुणा करो उतने से जितनी की संख्या है। तो आप देखेंगे यहाँ समांतर माध्य है कितना, 11, x बार का मान। अच्छा कितनी संख्या है आप देखेंगे तो आपकी संख्या 1 2 3 4 और ये एक 5। तो समांतर माध्य का 5 से गुणा कर दिया क्योंकि संख्याएं 5 है। ये किसके बराबर प्राप्त होगा, क्या जी, इन सभी संख्याओं के जोड़ के बराबर प्राप्त होगा। तो सभी संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं। पहली संख्या x, दूसरी x+2, x+4, x+6, x+6 और ये हो गया x+8। अब इनका जोड़ कर देते हैं तो ये हो गया 55। x कितनी बार आया, 1 2 3 4 और 5 बार x आया है तो 5x हुआ। गिनती का नंबर देखो 8 2 10 हुआ, 6 4 10 हुआ, तो जोड़ कितना प्राप्त हो गया, 20 प्राप्त हो गया। अब क्योंकि 5 के पाड़े से अगर कॉमन से काटना जानते हैं तो 5 के पाड़े से काट दीजिए, इजी हो जाएगा। 5 के पाड़े से काट दिया 11, 5 के पाड़े से काट दिया x, 5 के पाड़े से काट दिया 4। x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई, जो प्लस का 4 इधर आके माइनस हुआ तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, अपने को प्राप्त हुआ 7। x का मान जैसे 7 प्राप्त हुआ तो आपकी संख्या देखो कौन कौन सी है, तो आपको पहली संख्या तो 7 है,
फिर दूसरी संख्या कौन सी है, 7 में 2 जोड़ दिया तो 9 होता है, फिर 7 में 4 जोड़ दिया तो 11 होता है, x का मान 7 है, 7 में 6 जोड़ दिया 13 हो गया, और x में 8 जोड़ दिया तो हो गया 15। आपको अपनी क्या होगी, 500 संख्या प्राप्त होगी। आपके 500 संख्या प्राप्त होगी, और 500 संख्या प्राप्त होने के बाद में वो कहते हैं कि अब हमें संख्या मत बताइए, आपने जो संख्या प्राप्त की उनके शुरू में 3 जो संख्या थी उनका माध्य बताइए। अब शुरू की 3 संख्याएं कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं अपने पास में। तो शुरू की 3 संख्या कौन कौन सी है, 7, 9 और 11। यदि आप समांतर श्रेणी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस को जानते हैं तो आपका प्रश्न आसान बनता है। एक ऐसे प्रश्नों की सीरीज जिसके सभी पदों का अंतर यदि एक समान बना होता है तो आपका जो मिड पॉइंट होता है वही आपका औसत कहलाता है। यदि आपका क्रम एक जैसा चल रहा है तो जो बीच का पॉइंट होगा वही आपका समांतर माध्य कहलाता है। तो बीच का पॉइंट आपका देखिए कौन सा है, 9 इन 3 संख्याओं में। तो आपका जो समांतर माध्य का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 9। यदि ये बात ना समझ पाए तो आप इन तीनों का जोड़ करके 3 का भाग देना था तो मान प्राप्त हुआ 9। आपका क्वेश्चन नंबर जो था 88। क्लियर है बात यहां तक अपनी, कोई ज्यादा विशेष नहीं। लेकिन मैंने कहा कि आप अवर्गीकृत आंकड़ों पे, माध्य माध्यिका बहुलक पर जो भी अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन बनते हैं सारे करेंगे अपने, जिससे आपका ये चीज समझ में आ जाएगी कि इस तरह के कुछ अलग अलग हटके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। ये हुआ 88। चलिए 90 बीच का जो क्वेश्चन कहीं गायब है तो इसका मतलब मैंने वो आपके लिए छोड़े होमवर्क के तौर पर। तो सीट अभी भी कुछ विद्यार्थी डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो कीजिएगा, प्रश्नों को करके देखिएगा। जो बीच के मिस क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पर नहीं करवा रहा उनको अतिरिक्त उन बच्चे प्रश्नों को करके देखिए, और जो मैं करवा चुका हूं उन्हें भी एक बार जरूर करके देखिएगा। आइए अपने, और ये जो पीडीएफ है ये आपको पेड कोर्स के अंदर भी मिलेगी और आपको स्टडी मटेरियल में भी मिलेगी और एमएस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। पहले 5 अभाज्य संख्या का माध्य क्या है, पहले 5 अभाज्य संख्या, पहले 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है ये हमें प्राप्त करना है। तो ध्यान रखिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर जो नहीं जानते विद्यार्थी आराम से सुने अच्छी बात, वो संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूर्ण विभाजित नहीं होता वो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाते हैं। जिसे आसानी से आप याद रख सकते हैं, अभाज्य संख्या के फैक्टर नहीं किए जा सकते, उनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि कोई संख्या ऐसी जो दूसरे के पाड़े में नहीं आती वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप लिख सकते हैं, अगर मैं बात करूं 13 जो है वो एक अभाज्य संख्या क्योंकि ये किसी के पाड़े में नहीं आता। लेकिन जैसे लिखा आपने 21 तो ये आपकी एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 3 के पाड़े में भी आता है और 7 के पाड़े में भी आता है। तो हमें इस प्रकार की संख्या ढूंढनी है जो किसी दूसरे के पाड़े में ना आए। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखना आना चाहिए। अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से, आगे बढ़ोगे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस प्रकार से मैं जरूर कहना चाहूंगा जब आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स है तो आपको 1 से लेके 100 तक की गिनती में 25 जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका थोड़ा सा जानकारी या थोड़ा अनुभव होना चाहिए। जब भी समय मिलता है, कभी फ्री समय, तो एक बार उनको जरूर लिख के देख लेना चाहिए, और जब भी समय मिलता है तो उन्हें बार बार देखिए, क्योंकि वो 25 अभाज्य संख्या अगर आपको जितना जल्दी लिखना आएगा उतना आसान रहेगा। उसका कारण ये है कि अभी हुए लास्ट पटवारी के एग्जाम में आपसे ये पूछा गया था कि 70 से 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए। अब 70 से 90 के बीच की अगर आप अभाज्य संख्या को आपकी प्रैक्टिस में है तो आप विद इन सेकंडों में लिख दोगे, नहीं तो आप ढूंढोगे कि 70 से 90 के बीच में संख्या कौन कौन सी है, फिर कितने का भाग देना है। तो नेचुरल सी बात है, या तो आप जल्दबाजी में कोई संख्या कम लिख दोगे या कोई ज्यादा लिख दोगे। इसलिए 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये तो अपने पास में यहां तक है। अब वो ये कहते हैं कि इनका माध्य बताओ, लेकिन कितनी लेनी है, शुरू की 5 संख्या लेनी है। तो शुरू की 5 संख्या कहां तक है अपने पास में, ये 3 और 2 4 5, यहां तक का अपने को। अब इन 500 संख्याओं का माध्य बताएंगे तो हमें इनका जोड़ करके 5 का भाग देना है। तो 11 7 18 23 26 2 28, जोड़ हो गया 28 और 28 में भाग देने कितने का, 5 का। 28 में 5 का भाग देंगे, मान आएगा 5.6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको यह बताने का प्रयास करा था कि नंबर सिस्टम टॉपिक यहां आपको आना जरूरी है। अगर आप नंबर सिस्टम टॉपिक को अच्छे से नहीं जानते और संख्याओं की प्रकृति नहीं जानते तो समांतर माध्य पे पूछे जाने वाले बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनको शायद आप सही संख्या ना लिख पाने की वजह से गलत कर जाएंगे। इसलिए संख्याओं की जानकारी आपको होना चाहिए कि क्या सम होता है, क्या विषम होता है, क्या पूर्ण संख्या, क्या पूर्णांक,
क्या प्राकृत संख्या या किस प्रकार के वास्तविक संख्या को, ये सभी संख्याओं के जो नाम आप बोलते हैं उनकी पहचान आपको पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो कुछ कम से कम अभाज्य को अच्छे से समझ जाइएगा। और अभाज्य के लिए मैंने लिखने को आप मेरा टेस्ट मत लीजिए, मैं 1 से 100 तक लिख दूंगा अभाज्य संख्या, है ना, कोई इतना बड़ा विशेष बात नहीं, 25 संख्या लिख सकते हैं अपनी। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर मेरा टाइम मत कंज्यूम कराओ, मेरे से मेहनत मत कराओ, थोड़ा सा कुछ समय आप खुद निकालिए। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 लिखिए और मेरे सामने दिखा दोगे तो मैं बता दूंगा कौन सी सही लिखिए और कौन सी गलत लिखिए, है ना। लेकिन मेरे से मेहनत मत करवाइए, मैंने आपको अभी तक 23 तक के लिखे दिए, बाकी आप जाने और अपना काम नहीं लिख पाओगे तो फिर मैं कभी समय फ्री समय में लिखेंगे अपने। यहाँ पर 90, जब आपको लिखने का या आलस हो जाए तो गूगल पे मार दो सर्च कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन से, दे देगा आपको इमेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लो। लेकिन कोशिश ये करो कि खुद लिखें आप, 1 से 100 तक की संख्या लिखना होना चाहिए और आना चाहिए आपको कौन कौन सी होती है। आइए 93 तक, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समय दूंगा यदि आप कर पाए तो। हाँ बिल्कुल बढ़िया बात है, लिखिएगा जरूर। मैं यहां पर बात करूं 10 के सभी गुणनखंडों का मध्य ज्ञात करो। ये एक ऐसा प्रश्न है तो ये कह रहा है कि आपके 1 से लेकर 10 तक की जो गिनती होती है, सॉरी जो 10 नंबर एक संख्या है आपके पास में 10, गुणनखंड का मतलब उसके फैक्टर, और अब सभी का मतलब होता है, आप अपनी सामान्य लैंग्वेज में ये कह रहे हो, ये प्रश्न ये कह रहा है कि आप हमें वो सारे पहाड़े दीजिए जिसमें 10 आता है। ये संख्या बड़ी भी हो सकती है, लेकिन मैंने एक छोटी सी संख्या के साथ इस प्रश्न को करना जरूरी समझा। 10 के सभी गुणनखंड की बात करते हैं, इसका मतलब वो ये कह रहे कि 10 के वो सारे पहाड़े या वो पहाड़े सारे बताइए जिसमें 10 आता है। तो ये देखने के लिए आपके पास ऑप्शन कौन कौन से बनेगा, देखिएगा। आप कहेंगे कि ये कोई भी संख्या सदैव अपने और एक के पहाड़े में आती है, ये बात तो आपको जानकारी में है ही है। प्रत्येक संख्या अपने और एक के पहाड़े में हमेशा आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 गुणनखंड तो आपके हमेशा होते हैं, एक वो खुद संख्या होती है और एक अपना एक होता है ना। अब हो रहा है ये, और कौन कौन से पहाड़े जिसमें 10 आता है, तो आप कहेंगे 2 है। और कौन आता है, तो आप कहेंगे 5 है। अब बताइए इन 4 के अलावा कोई और पहाड़ा है क्या जिसमें 10 आता है? नहीं आता, तो फिर आपके गुणनखंड प्राप्त हुए। लेकिन वो कहते हैं सभी गुणनखंड लीजिएगा, तो सारे गुणनखंड कितने अपने पास में 4, और इनका क्या बताना है, माध्य, और इनका माध्य बताना है तो अपने को क्या करना है, इन सब का जोड़ करना है, 1 + 2 + 5 + 10, और भाग देने कितने का, 4 का। तो 10 × 5 = 15, 2 17 और 1 18, 18 में 4 का भाग दिया तो आंसर आया कितना, 4.5, ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस क्वेश्चन के माध्यम से जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सभी गुणनखंड जैसा वर्ड यूज कर दे तो इसका मतलब हमें वो सारे पहाड़े उठाने हैं जिस पहाड़ों के अंदर वो संख्या आ जाए। ये संख्या बड़ी भी हो सकती है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, लेकिन मैंने एक छोटी सी संख्या से शुरुआत किया आपके लिए, 10 से लेके। आप अभी जो 1 × 2 × 5 लिख रहे हो, ये किसी प्रकार का कोई फैक्टर सही नहीं लिख रहे। आप अगर इस प्रश्न को समझना चाहते हैं तो समझिएगा थोड़ा इस प्रकार से। 2 प्रकार की चीजें होती हैं। अगर आपने ऐसा लिखा तो ये इसके प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन अगर आपने इसको लिखा, देखो ऑप्शन कितने बनेंगे, 1 × 10 ये भी सही है, 2 × 5 ये भी सही है, क्योंकि ये दोनों ही आपके क्या हैं, गुणनखंड है, और किसी एक संख्या के गुणनखंड के रूप में एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर केवल एक जैसा होता है। तो अब आपने यहां पर फैक्टर किए, जो टुकड़े प्राप्त किए, उन टुकड़ों में कौन कौन सा रूप प्राप्त हुआ, 1 भी प्राप्त हुआ है, 2 भी मिला, 5 भी मिला, 10 भी मिला, तो ये सारे के सारे इसके क्या कहलाए, गुणनखंड। इसलिए कभी भी जब गुणनखंड की बात की जाती है तो आपको ध्यान रखना है, हमें वो सारे पहाड़े, मैंने बहुत सामान्य से बोलचाल की लैंग्वेज से एक्सप्लेन किया है कि आप वो सारे पहाड़े लिया करो जिस पहाड़े में वो संख्या आ जाए, केवल वही कहलाते हैं। खासतौर से तब जब आपके सामने सभी गुणनखंड जैसी बात हो जाए। अगर वो पूछ लेता कि 10 का गुणनखंड, तो फिर मैं तो या तो ऑप्शन ए टिक करता या बी, दोनों कभी नहीं होते, क्योंकि दोनों ही सही है, एक साथ 2 ऑप्शन तो कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये भी गुणनखंड है, इसका मान भी 10 है, ये भी गुणनखंड है, इनका मान भी 10 है,
लेकिन जब उसने सभी वर्ड यूज कर लेते हैं इसका मतलब वो सारे पहाड़े हमें उठाने होंगे जिस पहाड़े में वो 10 आता है। है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। गुणनखंड ज्यादा हो सकते हैं लेकिन प्राइम फैक्टर फिक्स वैल्यू होती है, उनको कम ज्यादा नहीं, और एक ही रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है ना बात। आइए अपने 93 के आगे बढ़ते हैं। 96, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप कभी भी देखो 1 2 3 4 और 5 लिख रहे हैं, फिर आप लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14, फिर आप लिख रहे हैं 1 3 5। ऐसे मैंने 3 छोटे छोटे प्रश्न बनाए हैं। अब इन 3 छोटे छोटे प्रश्नों में देखिएगा, आप अगर इन प्रश्नों के अंदर एक कॉमन बात देखें तो वो ये देखेंगे कि ये तीनों ही प्रश्न आपके समांतर श्रेणी, एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस की बात हो रही है अपने पास में। जब ऐसा क्वेश्चन आता है समांतर श्रेणी पर बने प्रश्नों में और आपसे समांतर माध्य पूछ लिया जाता है तो कभी भी आप उनका जोड़ करके उतने का भाग मत दो जितनी की संख्या है। इसे आसान और एक सामान्य भाषा में आप पढ़ा करो। समांतर श्रेणी होता क्या, मैं रिपीट कर देता हूं अगर कोई समझ नहीं पाए। एक संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर क्या होता है, एक जैसा होता है, बराबर होता है। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाता है और समांतर माध्य अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो सदैव मिड पॉइंट, आपका जो सेंटर पॉइंट होता है, बीच वाली संख्या होती है, वही आपका क्या कहलाता है, मध्य कहलाता है। तो उस केस के अंदर आप देखेंगे क्या कि आप देखेंगे यहां पर संख्या कितनी है, ए बी सी डी और ई, 5 संख्याएं, ए बी सी डी और ई। ये हमारी संख्या ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ई। और आपकी देखो संख्याएं कैसी है, विषम, और वो भी कौन सी है, लगातार। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो लगातार संख्याएं होती है और विषम संख्याएं होती है उन सभी के पदों का बीच का अंतर क्या होता है, एक जैसा होता है। और अगर एक जैसा है इसका मतलब उनका जो मिड पॉइंट है वही तो क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा, एक्स बार कहलाएगा। तो ये बात तो यहाँ क्लियर हुई। अब अपने वो कहते हैं इन 500 संख्याओं का औसत, आप समांतर माध्य को तो औसत कहते हैं, औसत कितना दे रखा है, 25। तो अभी आपने बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि समांतर श्रेणी पर यानी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर एक जैसा है, ये अगर आपको पहचान हो जाता है तो फिर जो आपको समांतर माध्य दिया जाता है वो सदैव उन संख्याओं का मिड पॉइंट होता है, बीच वाला मान होता है। और मिड पॉइंट आपको प्राप्त हो चुका है तो मिड पॉइंट आपको कितना दे रखा है, देखो समांतर माध्य 25 दे रखा है, तो मिड पॉइंट यहां लिखो 25। अब उसके बाद में उसने क्या कहा है कि ये संख्या कैसी है। जैसे ही आपको मिड पॉइंट मिल जाए आप अपने क्वेश्चन पे वापस जाएंगे ये देखने के लिए कि संख्याएं किस नेचर की है, किस प्रकृति की है। तो संख्याएं जो है आपके पास में किस प्रकार की, विषम है। तो आप अपनी सारी संख्याएं पूरी करो। 25 के आगे विषम संख्या 27 आता है, आगे 29 आता है, पीछे चलते हैं तो अपने पास में 23 आता है और पीछे आए तो अपने पास में 21 आता है। ये आपने अपनी कौन सी, सारी की सारी 500 संख्या प्राप्त कर ली। अब वो कहते हैं कि गुणा करो सी और ए का। तो यहां पर सी कितना है, 25, ए कितना है, 29। यहां से अपने 27 का 729 में से 4 गया तो 725, हमारा ऑप्शन प्राप्त हो रहा है क्या, बी 725। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो 725 प्राप्त हुआ है। मैंने जो किया वो अभी क्या किया, इनका मिड पॉइंट 27 होता है, 27 का स्क्वायर करके मैंने 4 घटाया है। 4 क्यों, क्योंकि अंतर 2 का था, तो 27 का स्क्वायर 729 में से 4 गया 725। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। अच्छा प्रश्न था। और इस प्रकार से जो मैंने अभी एक बात बताई उसे मैं रिपीट कर देता हूं, अगर समांतर श्रेणी पर बने प्रश्नों में आपका सभी संख्याओं में अंतर समान होता है तो बिना जोड़ घटाव के आप मिड पॉइंट है वही आपका क्या होता है, समांतर माध्य होता है। कभी तो वो पूछता है और कभी वो देता है, दोनों ही केस में आप इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है आपका 96। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 पे। दस संख्याओं का समांतर माध्य 20 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य होगा। आपको ध्यान रखना है क्या कि आपके पास में कुछ संख्याएं हैं और उनका जो समांतर माध्य है वो कुछ भी दिया हो सकता है, कुछ भी।
तो अगर आप कहे कि हमारी कुछ संख्याओं का समांतर माध्य x बार है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो जो नया समांतर माध्य है वो क्या होगा। जब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको एक छोटे से ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके दिए गए प्रश्न में प्रत्येक आंकड़े में एक समान परिवर्तन किया जाता है, एक ही वैल्यू के साथ उसे जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करना कराया जाता है, तो उतना ही परिवर्तन आपके समांतर माध्य औसत में होता है। यदि आपने प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा है तो आपका औसत 5 बढ़ेगा। यदि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दिया तो आपका औसत 2 से भाग करके नया औसत प्राप्त कर लेंगे। ये बात अगर ध्यान में रखते हैं तो अगर आपका पहला औसत x बार था तो फिर नया औसत क्या होगा, आपने सब में 5 जोड़ा तो नया औसत क्या हो जाएगा जी, x बार प्लस 5 होगा। जितना परिवर्तन प्रत्येक संख्या के साथ किया जाता है आपके माध्य और आपके औसत में उतना ही परिवर्तन होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या 10 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है। हमारे पास में कुल 10 संख्याएं थी, ऐसी 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनका जो समांतर माध्य है वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। अब वो कहता है प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दो। सभी संख्या को 2 से गुणा करना है। जब सभी संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो फिर नया माध्य कितना होगा ये बताने के लिए अभी तो आपने बात किया, क्योंकि सभी आंकड़ों को 2 से गुणा किया है तो पुराने माध्य को भी 2 से गुणा करो। यहां पर भी आपने क्या करना है, 2 से गुणा करना है, तो 20 दुआ कितना प्राप्त हो गया, 40। यही आपसे पूछा गया था कि नया माध्य कितना है, ऑप्शन नंबर डी प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन, 98। चलिए इसी क्रम पे आते हैं 99 100 पे, सॉरी। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास 50 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करने हेतु सरलता की दृष्टि से सभी संख्याओं में से 50 को घटा दिया था, तब समांतर माध्य -5 आया, तो मूल संख्याओं का समांतर माध्य होगा। उसे एक आसान से प्रश्न को अच्छा बना दिया गया, लैंग्वेज बदलते हुए कर पाएंगे अगर आप मेरी बात पिछले प्रश्न में समझ पाए। देखो हमारे पास वो कहते हैं कि 50 संख्याएं थी, ऐसे हमारी 50 संख्याएं थी इस प्रकार से, और उन 50 संख्याओं का जो औसत है या माध्य है वो कुछ ना कुछ तो आया होगा, और कुछ ना कुछ हमने x बार मान लिया। अब क्या हुआ कि जो आंकड़े ज्यादा थे, औसत प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल था, तो हमने क्या किया, सभी में से 50 घटा दिया। तो हमने सभी में से क्या किया था, 50 घटाया था। अब अगर सभी संख्याओं में से 50 घटाएंगे तो मुझे बताइए आपका जो नया औसत है या नया माध्य है वो कितना होगा। जब आपने पहले x बार प्राप्त किया था आपकी 50 संख्याओं में से, अब आपने सभी 50 में से 50 को घटा दिया, प्रत्येक संख्या में से 50 घटाया है, तो आपका नया माध्य क्या होगा। तो उस केस के अंदर आपका माध्य भी 50 कम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक में 50 घटाया है तो पुराने माध्य में से भी 50 घटेगा, ये आपका नया माध्य प्राप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जब आपने ऐसा किया तो आपका जो तब समांतर माध्य है वो -5 आया। कब आया, 50 घटाने के बाद। तो आप तो कह रहे थे कि 50 घटाने के बाद मेरा माध्य x -50 आया है। जब मैंने सभी में से 50 घटाया था तब x बार -50 आया, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हो नहीं जी -5 आया था। तो आपके क्वेश्चन का -5 आपके निकाले गए माध्य के क्या है, बराबर है। अब हमें x बार की वैल्यू प्राप्त करना है। x बार जो है वो -50 उधर जाके क्या करेगा, +50 हो जाएगा, और इस केस के अंदर x बार का मान कितना हो गया, 45। यही हमसे पूछा गया था। क्या बात समझ में आ रही है अपने को। 50 संख्या थी, प्रत्येक में से 50 घटाया तो आपका औसत भी 50 कम हो गया, यानी x बार -50 आया। लेकिन जो नया मान प्राप्त हुआ उसकी वैल्यू दे दी और वो वैल्यू -5 दी, तो हमारा जो नया मान आया था x बार -50 उसकी वैल्यू -5 थी, और वहां से हमें x बार की वैल्यू प्राप्त करनी थी जिसका मान कितना, 45 प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा था अपने को, 100 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 106 पे। 7 संख्याओं के एक समूह का माध्य 81 है। हालांकि अब मैं यह बात करूं कि औसत टॉपिक से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। अगर हम औसत टॉपिक पढ़ रहे होते तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नियम, बहुत सारे ऐसे तरीके बताते जिसको हम और जल्दी कर पाते, पर ना तो हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ज्यादा बड़ा समय है अभी यहाँ पर, और ना हम अभी फिलहाल औसत पढ़ रहे हैं,
तो औसत की बातों को हम और ज्यादा अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस के रूप में। अभी फिलहाल जो सामान्य आपने माध्य पढ़ा है उसी से ही काम चलाएं कि हमें कैसे समांतर माध्य बताना है और कैसे समांतर माध्यों का योग प्राप्त करना है, और उतनी बात के साथ आप करते चलेंगे। तो देखो आपने क्या कहा कि हमारे पास संख्या कितनी है 7 और उनका माध्य कितना है 81। तो क्या आप जानते हैं कि संख्याओं का जोड़ कैसे बताते हैं? आपने बहुत बार लिखा है, पिछले 2 प्रश्नों में लिखा था। जोड़ बताने के लिए क्या करना है कि x बार का गुणा उतने से कर देते हैं जितनी की संख्या है। x बार क्या होता है? माध्य होता है। कितना दे रखा है आपको? 81। माध्य है 81 और संख्या कितनी दे रखी है 7, तो इनका 7 से गुणा कर दिया, तो हमारा जो जोड़ प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हो गया भाई? 7 और 567। ये तो ठीक था, लेकिन वो कहते हैं कि इनमें से एक संख्या निकाल दे। इनमें से एक संख्या हटा दी, तो भाई अब जब आप एक संख्या हटा दोगे तो आपके पहले संख्या कितनी थी? 7, अब कितनी रहेगी? 6 रहेगी। अच्छा, शेष संख्याओं का माध्य 78 है। जब आप एक संख्या निकाल देते हो तो शेष कितनी बची? 6। उनका माध्य कितना है? 78 है। ये राजी। तो क्या मैं ये नहीं पूछ सकता कि फिर पीछे बची 6 संख्याओं का जोड़ मुझे बता दीजिए? ये हो गया 48, 42 4 46, तो ये हो गया अपने पास में 468। अब अपने आप से प्रश्न कर लीजिए कि पहले संख्या कितनी थी? कि जी 567 थी। अब कितनी बची? कि 468 बची। कम हुई है क्या? बिल्कुल कम हुई है। क्यों कम हुई है? कि जी हमने एक संख्या को निकाल दिया। तो कितना कम हुआ है? इसका जवाब सीधा सीधा आ रहा है 567 में से 468 घटा दिया तो वैल्यू प्राप्त हुई कितना? 99, 99। हमारा ऑप्शन नंबर बी प्राप्त हुआ। बिल्कुल बढ़िया, सही जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 108 नंबर पे। एक कक्षा में 50 छात्र है जिसमें से 40 लड़के और शेष लड़के हैं। कक्षा का औसत वजन 44 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन कितना है? ये क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं और भी ट्रिक्स लगाई जा सकती है, पर मैं वहां एक बार बिल्कुल नहीं लेके जा रहा आपको, क्योंकि अभी हम पूरा चैप्टर को औसत के एक नई तरीके से लाने की बजाय जैसा हमारा चला था उसी तरीके से प्रश्न को खत्म कर देते हैं। तो हमारी कक्षा में विद्यार्थी कितने बताए? 50 बताए। ये है जी 50, जिसमें से 40 तो लड़के हैं। लड़कों की संख्या 40 है और लड़कियों की संख्या कितनी है? 10 है। कक्षा का औसत वजन कितना है? 44 किलोग्राम। और कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? 50। तो जब 50 विद्यार्थी है, 44 उनका औसत है, तो क्या हम इनका जोड़ नहीं बता पाएंगे? तो जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो ये हो गया अपने पास में 2200। मतलब ये है कि इन सभी 50 विद्यार्थियों के वजन का जोड़ किया तो मान प्राप्त हो गया अपने को 2200 किलोग्राम। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो लड़कियां हैं उनका वजन 40 किलोग्राम है। तो लड़कियां कितनी है अपने पास में? 10, और इनका औसत वजन कितना है? 40। तो इनका टोटल कितना हो गया? आप कहेंगे कि जी 400 किलोग्राम हो गया। और सबका वजन कितना था? 2200 किलोग्राम था। अब 2200 किलोग्राम में से 400 किलोग्राम लड़कियों का वजन है, तो फिर पीछे लड़कों का कितना बचा? ये बताने के लिए 2200 में से 400 घटा दिया तो मान कितना आ गया? 1800। ये 1800 वजन किनका है? लड़कों का है। तो लड़कों का औसत हमसे पूछा था 180 का आधा 90, 90 का आधा 45। हमारा बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से ऑप्शन प्राप्त हुआ बी 45। बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो आप अच्छे से। 45 समझ में आया। सभी कक्षा का वजन 2200 किलोग्राम था, जिसमें लड़कियों का वजन 400 किलोग्राम था। पीछे 1800 किलोग्राम है वो लड़कों का वजन है। और लड़कों का औसत बताने के लिए टोटल वजन में उनकी संख्या का भाग देना है। और संख्या उनकी कितनी बताई? आपने 40 बताई, तो 1800 में 40 का भाग दिया, आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। किसी और तरीके से नेट ढूंढने का प्रयास करें। इतना प्रैक्टिस करने का अलग से समय नहीं है, इसलिए जैसा चला था चलने दीजिए। आसानी से आप गुणा कर करके प्राप्त कर सकते हैं आप। आइए इसी क्रम में 111 नंबर पे 40 छात्रों के एक समूह का समांतर माध्य 16 वर्ष तथा दूसरे समूह का 60 छात्रों का समांतर माध्य 20%, तो छात्रों का सामूहिक समांतर माध्य क्या है? तो इन सब का हमें जोड़ प्राप्त करना है। देखो एक ग्रुप था 40 छात्रों का, इसमें 40 छात्र हैं, माध्य जो है वो 16 वर्ष दे रखा है। तो मुझे यही खत्म कर दो प्रश्न को कि जोड़ कितना है उनका? तो 16 चौके 64।
कितना आ गया 640 वर्ष। ये तो प्राप्त हो गया किसका, छात्रों का। एक और ग्रुप है छात्रों का, ये पहला ग्रुप था, ये दूसरा ग्रुप, इसे ए के देते हैं, इसे बी के देते हैं। बी में छात्र कितने हैं, 60 छात्र है, और उनका औसत कितना है, उनका औसत 20 है। तो फिर इनका जोड़ कितना हो गया, ये प्राप्त करने के लिए 6 2 12 मान आ गया 1200। अब आपसे क्या पूछा कि इन दोनों को जोड़ मिला दो। इन दोनों ग्रुप को मिलाएंगे तो इसमें ए भी आ गया और बी भी आ गया। 40 यहां से 60 यहां से, छात्र कितने हो गए, 100 छात्र हो गए। और इनका कुल वर्ष कितना हो गया, कुल वर्ष देखेंगे 640 यहां पर, 1200 यहां पर, तो कितना हो गया 1840। अब ये इनका वर्ष प्राप्त हो गया। ये 100 किलोग्राम कहां से आ गया, 100 छात्र थे, ठीक है। 100 छात्र का वजन सॉरी आयु कितने आएगी 1840। अब इसने क्या पूछा है, औसत। तो आप अच्छे से जानते हैं कि इनका जो जोड़ आया है 1840, उसमें भाग किसका देना है, 100 का। 0 कट गया, क्या रिजल्ट प्राप्त हो गया 18.4, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन, बी प्राप्त हुआ है। हाँ बिल्कुल सही, 18.4। चलते हैं क्रम आगे बढ़ाते हुए 116। किन्हीं एन प्रेक्षणों का औसत x है, बार है। आपके पास में कोई संख्याएं हैं, ऐसे कुछ संख्याएं थी, इनका जो औसत है वो x बार है, ठीक है यहां तक। अब वो कहते हैं क्या करना है, पहले वाले में 1 जोड़ दो, दूसरे में 2 जोड़ दो, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार से जोड़ते चलो। और लास्ट वाली संख्या में क्या जुड़ेगा, n जुड़ेगा। क्या दिए गए प्रश्न में सभी संख्याओं में एक समान राशि जोड़ी जा रही है, आप कहेंगे नहीं जी, क्योंकि अगर एक समान राशि होती है तो हमारा अलग मान प्राप्त होता, लेकिन यहां तो अलग अलग संख्या जोड़ी जा रही है। एक समान राशि अगर मैं सब में 4 जोड़ता तो आप कह देते जी इसमें भी 4 जोड़ो, बात खत्म होगी। लेकिन जब अलग अलग संख्या जोड़े, ध्यान देखो, आपने जोड़ने की शुरुआत कहां से की, 1 से, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 तक, इस प्रकार से जब आप n संख्याओं तक जाते हैं, 1 से शुरुआत करते हैं, तो ऐसी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ये नंबर सिस्टम में हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं बस सिर्फ थोड़ा सा बताते आगे बढ़ूंगा। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो औसत बताना होता है, नेचुरल नंबर का जो औसत बताना होता है वो होता है n+1/2। इस प्रकार से अपने पास में काम करना होता है। तो केवल n+1/2, n जितनी संख्याएं होती हैं उनका लास्ट में जोड़, लास्ट संख्या को उठाएं, 1 जोड़े और 2 का भाग दे दें। तो ये जो संख्या है आपने 1 2 3 4 तक जोड़ा, तो जो पुराना माध्य था वो तो था x बार, और इन सभी संख्याओं का जो नया माध्य प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया, ये लिखा आपने n+1, और जब इन दोनों को जोड़ दिया तो आपका नया मान प्राप्त हुआ, नया माध्य प्राप्त हुआ x बार n+1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में प्राप्त हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही, अच्छी बात है। लेकिन ये n वाले जो फॉर्मूले हैं हम संख्या पत्ती में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसे एक प्रश्न से काम चलाना होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा ऐसा प्रश्न प्राकृत संख्याओं पे, नेचुरल नंबर पे, पूर्ण संख्या वोल नंबर पे, फिर इसके बाद में आपके पास में ओड इवन सम विषम पे, और इसी प्रकार से आपके प्राइम नंबर के साथ साथ बन सकते हैं अपने पास में, और प्राकृत संख्याओं के वर्गों और घनों पर भी औसत निकालना आ सकता है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 116। आगे बढ़ते हैं 119 पे। अपने माध्यक पूछ रहा है, तो माध्यक बताने के लिए 10 8 5 3 9 6 12 14 13 7 एक संख्याओं का माध्यक बताना है। तो सबसे पहले आंकड़ों का एक क्रम जमाना है। अब तक के सारे प्रश्न समांतर माध्य वाले खत्म हो चुके हैं, मेन वाले, अब मीडियन पे आते हैं, माध्यिका पे आते हैं। माध्यिका के लिए पहले हमें क्रम जमाना होगा, तो क्रम जमाओ, और क्रम जमाने में अगर लिखने में गलत हो गए तो अलग बात है, बाकी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो लिखने का क्रम देखते हैं। पहले 1 आ गया, मैं थोड़ा मार्क करता चलूंगा जो आ गया अपने पास में। 1 के बाद में 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 6 है, 5 भी है, 6 भी है, 6 के बाद 7 और 8 भी है अपने पास में। अच्छा, जो संख्या जितनी बार है उतना लिखना भूलना नहीं है आप। 8 के बाद में 9 भी है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 13 14, 12 13 और 14। अब आपको माध्यिका बताना है,
तो माध्यिका बताने के लिए देखो पहले क्रम जमाना है, क्रम जमा के मिड पॉइंट। अगर जल्दबाजी में आपने क्रम गलत लिख दिया तो अलग बात है, बाकी माध्यिका आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट देखना आपको, तो 4 यहां से निकाल देते हैं, 4 यहां से निकाल देते हैं, 4 यहां तक गया तो 1 और गया, 5 संख्या छोड़ दो, मिड पॉइंट कौन प्राप्त हुआ 8। आपका ऑप्शन नंबर ए, माध्यिका 8 प्राप्त हुआ, ना कि 9। और 9 तब प्राप्त हो रहा है जब आपने थोड़ा सा क्रम इधर उधर कर दिया, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्रम बदल दिया एक आसान प्रश्न आपके हाथ से जा सकता है, इसलिए गलती कभी मत करना। थोड़ा सा आराम से आंकड़ों को लिखना, जो संख्या जितनी बार आती है उसे लिखना भूलना नहीं है। एक और काम भी कर लेना चाहिए, ऊपर आपको गिन लेना चाहिए, क्या जितनी संख्या ऊपर है क्या आपने उतनी ही लिखी है, ये भी गिन के अपने किए आंकड़े को या अपने रफर को एक बार दोबारा चेक कर लिया करें। ये अपने पास 119। इसी प्रकार से 124 नंबर की बात करते हैं। 15 छात्रों में से 10 छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण छात्रों के नंबर आपको दे दिए गए हैं और सभी 15 छात्रों की माध्यिका प्राप्त करना है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन तो ये कि हमारे पास छात्र है 15 और आंकड़े दे रखे हैं 10 छात्रों के। तो पहले उन 10 छात्रों के नंबर नोट करो आरोही क्रम में। तो मैं शुरुआत करता हूं, सबसे पहले 40 है अपने पास में, ये रहा 40। 40 के बाद में अगर मैं बात करूं 50, 40 के बाद में अपने पास में 50, 50 के बाद में अपने पास में यहाँ पे ध्यान, थोड़ा जल्दबाजी में आंकड़ा गलत ना लिखा जाए, इस बात का ध्यान रखना। 50 के बाद में 60 अपने पास, 70 दो बार है, 60 और 70 दो बार है अपने पास में, ये हुआ। 70 के बाद अपने पास 80, 80 भी दो बार आ रहा है, सॉरी 75 भी है। 70 के बाद 75, 75 के बाद 80 जो है वो दो बार है, 80 दो बार आने के बाद में अपने पास में कौन आ रहा है 90, और 90 के बाद में कौन आ रहा है 95। चेक करते हैं आंकड़े पूरे लिखेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, बिल्कुल 10 के 10 आंकड़े लिख दिए। लेकिन क्योंकि आपके प्रश्न में ये बड़ी विशेष बात थी कि आपको 15 विद्यार्थी बताए गए थे और 15 विद्यार्थियों में से केवल और केवल 10 विद्यार्थियों के नंबर दिए गए थे और सभी विद्यार्थियों का माध्यक पूछा। इसका मतलब हमें 15 के 15 विद्यार्थियों के नंबर पता होने चाहिए और सभी 15 विद्यार्थियों का आरोही या अवरोही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना होगा। अब इस केस में ऐसा हुआ कि हम क्रम नहीं लगा सकते, तो आपको क्या करना होगा कि यहां पर आप देखिएगा 10 के ही नंबर क्यों दिए, क्योंकि आपके दिए गए क्वेश्चन में 5 विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। साफ साफ लिखा है कि केवल 10 विद्यार्थी पास हुए, उनके नंबर आए, और जो 5 विद्यार्थी फेल हुए उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, मुझे बताइएगा कि फेल हुए उन 5 विद्यार्थियों में से क्या किसी एक विद्यार्थी के भी नंबर 40 या 40 से ज्यादा आए हैं क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो 5 विद्यार्थी फेल हुए हैं उन फेल हुए विद्यार्थियों में से किसी एक भी विद्यार्थी के नंबर 40 या 40 से ज्यादा आए हैं कि नहीं आए? आपका जवाब सीधा सीधा होगा नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन 500 विद्यार्थी जो फेल हुए थे अगर उनके नंबर 40 आ जाते तो क्या वो परीक्षा में पास नहीं हो जाते? अब उनके नंबर कितने आए उससे क्या फर्क पड़ता है, पर हमें पता है कि उन 500 का नंबर जो है वो 40 से कम आएगा। तो आपने 15 के 15 संख्याओं का एक क्रम जमा दिया। अब क्योंकि 15 संख्याओं में आप माध्य बताने के लिए 7 पहले छोड़ेंगे, 7 बाद में, बीच का मान 8वां नंबर का उठाएंगे। तो यहां तक आते 5 6 7 और 8वें नंबर का, यानी 8वें नंबर के विद्यार्थी की संख्या कितनी है 60, ऑप्शन नंबर सी। एक अच्छा और शानदार प्रश्न था। अगर आप इस प्रश्न के लैंग्वेज को ना समझ पाए तो प्रश्न हाथ से गया, लेकिन प्रश्न था बड़ा आसान माध्यिका प्राप्त करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 124। आइए इसी क्रम में 126 पे बात करते हैं। 12 13 16 x + 2 x + 4 28 30 32। मैं प्रश्न लिख देता हूं, टूटे से क्रम में दिख रहा होगा आपको। क्या जी पहली संख्या 12 है, फिर 13 है, फिर 16 है, फिर x + 2 है, फिर x + 4 है, फिर 28 है, और फिर 30 है, और फिर 32 है। का माध्यक 23 है। तो x + 2 और x + 4 जो 16 और 28 के बीच में पड़ता है। ये सारी बातें क्यों लिखी हुई है उसका कारण देखिए। यदि वो इस प्रश्न में ऐसा नहीं लिखता कि x + 2 और x + 4 16 और 28 के बीच में है, तो आपका जो आंसर था वो सीधा सीधा ये जा रहा था कि आप दिए गए प्रश्न का आंसर प्राप्त नहीं कर सकते। आपका सीधा सीधा जवाब जाता कि आप दिए गए प्रश्न का आंसर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि आपका क्रम कैसा होता है ये नहीं पता, क्योंकि x की वैल्यू 32 से भी बड़ी हो सकती थी और 12 से छोटी भी हो सकती थी।
इसलिए क्रम नहीं बनता। लेकिन क्योंकि आपने एक क्रम जमाया है और उस क्रम जमाने के क्रम में आपने ऐसा लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये क्रम है वो बड़े अच्छे तरीके से एक क्रम बना हुआ है, क्योंकि माध्यिका के लिए क्रम जरूरी है। और क्रम कौन सा बना हुआ है? आरोही क्रम बना हुआ है। और आरोही क्रम का जो मिड पॉइंट होते हैं वही आपका क्या होता है? माध्यिका होता है। तो मिड पॉइंट देखो, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, मिड पॉइंट कौन आया? मिड पॉइंट आया x+2 और प्लस x+4, ये हमारे मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट प्राप्त हो गए तो इनमें क्या करना है? 2 का भाग देना है, और 2 का भाग देंगे तो किसका मान प्राप्त होगा? माध्यिका। और माध्यिका का मान कितना प्राप्त होगा? 23, क्योंकि वो तो दे रखा है। जैसे ही आप बीच की 2 संख्या जोड़कर 2 का भाग देंगे, माध्यिका प्राप्त होगी। और माध्यिका कितनी है? 23 आपको दे रखी थी, और आपके मिड पॉइंट 2 थे कौन? x+2 और x+4। अब इसे हल कर देते हैं। 23 2 46 बराबर हुआ, जो किसके बराबर में है? 2x+6। तो 2x की वैल्यू कितनी है? 40। तो x की वैल्यू कितनी है? 20। यही आपसे पूछा गया था कि x का मान कितना है, तो x का मान जो पड़ेगा वो कितना जी अपने पास में? 20 प्राप्त हो। 22 गलत है, 20 आएगा, क्योंकि उसने केवल x का मान पूछा है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी क्रम में 130 बहुलक पूछा है आपसे। कोई बड़ा काम नहीं है। बहुलक बताने के लिए किसी भी प्रकार का रफ फर्क नहीं करना, केवल प्रश्न देखो जो सबसे ज्यादा बार है टिक कर दो। बात सिर्फ इतनी सी है। आप देख पा रहे हो सही, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं बता देता हूं, मेरे ख्याल से यहां पर मेरे को सबसे ज्यादा 8 दिखाई दे रहा है। 8 की बारंबारता, 8 की जो बारंबारता वो कितना? x का ही मान तो पूछा था पिछले में। तो 8 की जो बारंबारता वो कितनी अपने पास में? सबसे ज्यादा बार 8 है, 8 की बारंबारता 3 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी 8 खत्म हुआ। तो ऐसे प्रश्न में तो एनर्जी मत लगाएं ज्यादा। फिर से, और ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका था, आपको बताया था कि आपके दिए गए प्रश्नों में से यदि आपका बहुलक मान गायब कर दे, सॉरी आपकी कोई एक संख्या गायब कर दे और उसके बदले में यदि आपको बहुलक दे दे, तो जो बहुलक मान होता है वही अज्ञात राशि होता है। आपके देखें, आपके यहां पर एक संख्या गायब कर दी, कौन? x। एक x गायब कर दिया, उसके बदले में आपको क्या उपलब्ध करवा दिया? मोड यानी बहुलक उपलब्ध करवा दिया। अब क्योंकि बहुलक आपको दे रखा है, तो वो जो बहुलक वैल्यू होती है वही आपकी अज्ञात राशि होती है। तो इसका मतलब x की जगह कौन आएगा? 16 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसका कारण ये होता है कि अगर उसके अलावा कोई और किसी जगह या कोई और वैल्यू पुट कर दी, तो बारंबारताएं किसी और संख्या की ज्यादा बन जाएगी या किसी के बराबर आके खड़ी हो जाएगी, जिससे बहुलक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 8 के 4 है, 3 है, मुझे दिखाई नहीं। हाँ 4 है, पर फिर भी 3 से भी काम बन रहा था मेरे ख्याल से। 3 बार भी तो कोई नहीं था, नहीं 7 भी है 3 बार, सॉरी। तो 8 की जो बारंबारता है वो 4 है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 8 की बारंबारता 4 है, क्योंकि 3 बारंबारता तो 7 की भी तो हो रही थी, इसलिए 7 और 8 दोनों बन जाते अगर आपका ऐसा रिजल्ट होता तो। हाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हमने, 8 जो अधिकतम बार आया है। ठीक है, तो ये अपना पिछला क्वेश्चन हुआ। जो अज्ञात राशि होती है वो सदैव वही मान होता है जो बहुलक होता है। बहुलक 16, तो वो राशि x की जगह 16 ही आएगा। आइए यहां पर अब एक ऐसा प्रश्न आता है जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक तीनों ही मान प्राप्त करने होते हैं। ये आज का अपना लास्ट प्रश्न है, जिसमें माध्य भी, माध्यिका भी और बहुलक तीनों ही मान प्राप्त करने होते हैं। तो उस केस के अंदर देखिएगा आप 6 3। सबसे पहले मैं समांतर माध्य प्राप्त कर रहा हूं। समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? प्रेक्षणों का जोड़ करना है। तो यहां से 9 18 24 29 और 40 और 4 44, यहां का मान x बार 44 प्राप्त हुआ। और क्योंकि 44 से संख्या कितनी देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, भाग दिया 11 का, समांतर माध्य प्राप्त हुआ कितना? 4। अब हमें किसका मान चाहिए? माध्यिका का। माध्यिका के लिए 11 संख्याओं का क्रम जमाओ। क्रम जमाने के लिए देखो 1 2 बार आया है, फिर 2 आया है अपने पास में 1 बार, 3 3 बार आया है, 3 जो है वो 3 बार आया है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 2 बार आया है, 5 के बाद 6 2 बार है, 6 के बाद 9 है। चेक कर लेते हैं, 2 2 4 6 8 और 10 और 1 11। तो इसका मतलब आपके पास में यहां पर जो माध्यिका संख्या देखिए, 5 लेफ्ट में छोड़िए, 5 राइट में छोड़िए, आपके पास m का मान प्राप्त हो गया कितना? m बराबर 3। माध्यिका का मान 3
x बार का मान 4, z क्या होता है जिसके आवर्ती सबसे ज्यादा बार आया, सबसे ज्यादा बार यहाँ पर कौन 3 आया है, तो z का मान 3। उसने क्या पूछा, इन सबका जोड़ बताओ, तो बता देते हैं 4 + 3 + 3, तो जोड़ किया तो 6 4 है 10, हमारा ऑप्शन नंबर ए प्राप्त हुआ। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 136 और आज का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है कि आज के आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन क्योंकि आपका काम अभी भी बाकी है, आपने जो सीट अभी जो ले रखी है अपने पास में उसके अंदर कुछ और प्रश्न रह गए, इनके अलावा भी उन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। इनकी सिमिलर प्रश्न है जिनका अभ्यास आपको करना जरूरी है। यदि वहां से नहीं तो आपके वीडियो के साथ में पीडीएफ लगी है उसमें देख लीजिएगा, वहीं पे भी नहीं तो आप अपने स्टडी मटेरियल के अंदर, स्टडी मटेरियल नहीं तो टेलीग्राम पर कहीं पे भी आपको वो पीडीएफ मिलती है, तो उस पीडीएफ के बच्चे प्रश्नों का क्रम जो मैंने आज जो अपने प्रश्नों का वर्क था वो 79 से लेकर 145 145 तक के थे, जिनमें अलग अलग तरह के आने वाले मैक्सिमम प्रश्न मैं करवा चुका हूं। उनके सिमिलर प्रश्न आपके सामने अभी भी बने हुए हैं, प्रैक्टिस के तौर पर करके देखिएगा। यदि कोई डाउट के रूप में रहता है तो मेरे से जरूर डिस्कस कीजिए। आज इतना ही, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। धन्यवाद।